नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। देश में बहुत सी खबरें हैं। राहुल गांधी मानते हैं कि मेरिट एक गैर वाजिब विचार है और देश में जातीय जनगणना की जरूरत है। वहीं दक्षिण के राज्य खासतौर से इस बात का विरोध कर रहे हैं कि परिसीमन अगर देश में होता है तो फिर उनकी आवाज संसद में कम हो जाएगी और ऐसे में परिसीमन नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो उनकी आवाज कम न हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने शनिवार को चेन्नई में बैठक बुला रखी है। वहीं दिल्ली में सरकार बदल गई लेकिन अधिकारी नहीं बदले, क्योंकि नई सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं करते हैं और इन्हें पटरी पर लाना होगा। प्रवेश वर्मा बड़े नाराज हैं, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। योगी जी अयोध्या में थे और उनका ये कहना है कि सरकार अगर रामलला के मंदिर के निर्माण में चली भी जाती तो कोई गम नहीं। इन सब के बीच लेकिन जो खबर आज सबसे ज्यादा चर्चा में रही है वो है नीतीश जी से जुड़ी हुई खबर। नीतीश जी का वो 19 सेकंड का वीडियो देखिए। इस वीडियो को बार बार लोगों ने देखा है और बार बार अपने अपने तरीके से इसे इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। एक वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन दिन भर चर्चा में इसी वीडियो की वजह से वो रहे हैं। राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना हम भारतीयों का फर्ज है और राष्ट्रगान के प्रति जो सम्मान नहीं दिखाते हैं तो उसके लिए अधिकतम सजा 3 सालों की है, फाइन भी है उसके साथ। जाहिर है कि जो भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, हमारा राष्ट्रगान हो, हमारे जो नेशनल फ्लैग है, इन सब के प्रति हमारा जो एक कर्तव्य है उसी के दायरे में ये महत्वपूर्ण बात आती है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का सम्मान करें। और जाहिर है कि सबों में नीतीश जी भी आते हैं और हमेशा उन्होंने सम्मान किया भी है। लेकिन इस 19 सेकंड के वीडियो में कुछ इस तरह से उनका व्यवहार रहा जिसमें कि राष्ट्रगान बज रहा है और वो सावधान की मुद्रा में नहीं है और वो बीच बीच में किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके प्रधान सचिव हैं, जिनसे कि वो दिन में कई दफ़े बात करते होंगे। तो जाहिर है कि उस वक्त बात करने की ज़रूरत नहीं थी। किसी का अभिवादन भी कर रहे हैं और लोगों को ये बहुत आश्चर्य में डाल गई बात कि भाई नीतीश जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश जी ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का अवमानना किया है, अपमान किया है, राष्ट्रगान का अपमान किया है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। यह अपमान उन्होंने कुछ जानबूझकर किया हो, कुछ ऐसी बात कर दी हो जो कि उनके चेतन में आया और उन्होंने किया, जानबूझ करके किया, ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि वाकया कुछ इस तरह से होता है कि पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में, जो कि पटना के कंकरबाग में है, वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह खेल का होने जा रहा है जिसमें कि 20 देशों के करीब 300 प्रतिभागी आए हैं। और एक ऐसा मौका है जो बिहार में अमूमन ज़रा कम ही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कोई आयोजन हो। इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था बिहार में ज़रा कम है। जो बनी है वो हाल के दिनों में बनी है, नहीं तो एक स्टेडियम हुआ करता था पटना में, मोइनुल हक स्टेडियम, और वहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच काफ़ी दिनों से हुआ भी नहीं है। एक आध दफ़े कभी हुआ था तो वो भी उसके बाद तय कर दिया गया कि नहीं हो सकता है। लिहाजा एक अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह तो थोड़े उत्साहित थे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री वहाँ खड़े होकर इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे कि ये भी उनकी उपलब्धियों के तौर पर गिना जाए। उन्होंने चाहा कि हम पूरे स्टेडियम को घूम करके लोगों का अभिवादन करते हुए एक चक्कर लगा ले, लेकिन ये तब चाहा उन्होंने जब राष्ट्रगान बज गया। तो उसके बाद तुरंत एक मंत्री महोदय उन्होंने राष्ट्रगान रुकवाया, वो चक्कर लगा कर आए, फिर से राष्ट्रगान शुरू हुआ और इस बार भी उनका कंसंट्रेशन सीधे राष्ट्रगान की तरफ नहीं था,
जबकि बाकी जितने भी लोग मंच पर खड़े थे, जैसा कि आपने देखा है, एकटक देख रहे थे और राष्ट्रगान की जो पंक्तियां हैं उसे गा रहे थे, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम सब करते हैं। लेकिन मैं बड़े गौर से नीतीश जी के चेहरे को देख रहा था और मैं इस बात को भी महसूस कर रहा था कि क्या वो जानबूझकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि अवमानना की श्रेणी में आता है। ये जानबूझ करके किया गया कृत्य है? क्या कोई इंटेंशनल है सब कुछ, या फिर बस है? और अगर है तो फिर क्यों है? प्रश्न तो यहां से उठता है। लिहाजा मैं इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत अपने आप को नहीं पाता हूं कि उन्होंने कुछ ऐसा जानबूझ के किया जो कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों की अवमानना थी, हमारे राष्ट्रगान की अवमानना थी। उनसे हो रहा था वो सब कुछ, उनसे हो रहा था वो सब कुछ। और अगर ऐसा है तो क्या ये ज़्यादा गंभीर बात है? क्योंकि जिन नीतीश कुमार को हम लोग जानते हैं, वो नीतीश कुमार जो कि करीब 4 दशकों से इस देश की राजनीति में, और 5वां दशक कह लीजिए, इस देश की राजनीति में और ख़ास तौर पर हिंदी पट्टी में एक जाना पहचाना नाम है। और कोई व्यक्ति 4-5 दशकों की राजनीति करे और जीवन में कभी भी कोई ऐसी बात उनके कार्यकलाप में कभी नोटिस न की जाए जो इस 19 सेकंड की वीडियो में दिखाई पड़ रही है, तो अचानक ही तो कहेंगे कि कुछ हो गया जो कि नीतीश कुमार ने कभी किया ही नहीं। वो कैसे हो गया? आखिरकार वो एमएलए रहे हैं, वो सांसद रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो एक दौर ऐसा था जब पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में देखे जाते थे। जहाँ तक प्रोग्राम और पॉलिसीज़ का सवाल है, हमारे देश में कई पायनियरिंग, शुरुआती नई सोच लेकर के वो आए। और जिस तरह से महिला वोट बैंक को उन्होंने रिकग्नाइज करके उन्हें सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया से जोड़ा, उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दी जिससे कि वो उनके वोट बैंक बन गई। उनकी सूझबूझ थी कि बेटियों को बस्ता, साइकिल, वजीफ़ा ये सब दे करके न केवल बेटियों को मजबूत किया गया, एम्पावर किया गया, सशक्तिकरण किया गया, बल्कि उनकी माँओं तक संदेश दिया गया जो निकल कर अपनी बेटी की बेहतरी करने वालों को वोट देती चली गई। देश में प्रोहिबिशन को लेकर, शराबबंदी को लेकर तरह तरह की धारणाएं थीं। गांधी जी चाहते थे कि प्रोहिबिशन रहे। गुजरात में आज भी सरकारी स्तर पर प्रोहिबिशन है, लेकिन हमारे देश में और कई राज्यों ने इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो फेल कर गए थे। पर उस फेलियर को अपनी जीत में कन्वर्ट कर दिया नीतीश कुमार ने। बिहार में शराबबंदी लागू कर, और प्रोहिबिशन लगातार लागू है 2016 से, और ये उनके वोट बैंक जो महिलाओं के बीच और भी ज़्यादा मजबूत कर गया। क्योंकि कोई भी एक आम आदमी जो सड़कों पर नशे में बेवकूफ़ियाँ करता नज़र आता था, वो अब बिहार की सड़कों पर कम ही नज़र आता है। हालांकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे हुए और उसकी ओनस जो है, उसकी जिम्मेदारी भी राज्य सरकार को समय समय पर लेनी पड़ी है, लेनी चाहिए भी। क्योंकि जिस तरह से इस बड़े सिद्धांतिक निर्णय को लागू किया गया था, उसमें गैप्स हैं, उसमें कमियां तो हैं, लेकिन नई बात कर दी बिहार में। क्योंकि सब राज्य सरकारें सोचती हैं कि इतना पैसा एक्साइज का आता है शराब बेचकर, तो फिर हम कैसे ये काम कर सकते हैं कि शराब बंदी कर दें। लेकिन जिस तरह से लागू हुआ, वो पैसा पुलिस और उन माफिया के हाथ, उनकी जेब में चला गया, जो लोग अभी भी स्मगल करके शराब लाते हैं बिहार में, लेकिन बिहार सरकार उन्हें रोक नहीं पाती है। पर इस तरह के विचार को आकार देना नीतीश कुमार के ही बस की बात थी। नीतीश कुमार ने पिछड़ों की राजनीति में एक नई सोच डाली, जिसमें कि पिछड़ा और अति पिछड़ा ये दो वर्ग बना दिए गए, और ये दो वर्ग जो तय करने लगे कि अब हम में से कौन होगा जो मुख्यमंत्री होगा। पिछड़ों के नेता लालू यादव, लेकिन अति पिछड़ों के नेता
नीतीश कुमार और पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री। उन्होंने दलित महादलित का ऐसा खेल खेला कि दलित वर्ग में पासवान जो सबसे सुदृढ़ मजबूत थे उन्हें दलित बोल दिया और बाकी 21 जातियां महादलित बोल दी और दोनों के बीच विभेद हो गया और रामविलास पासवान जैसे कद्दावर नेता को मात्र पासवानों का नेता बनाकर छोड़ दिया, बहुत सूझबूझ के साथ। नीतीश कुमार की अपनी बेस जाति के रूप में तो बहुत छोटी है, वो कुर्मी समुदाय से आते हैं, 2-2.5% उनकी आबादी बिहार में 3% से कम है और ऐसे में 20 सालों तक मुख्यमंत्री इन्हीं सब वजहों से कैसे उन्होंने महिलाओं को अपनी तरफ किया, कैसे अति पिछड़ों के लिए काम किया, कैसे आरक्षण की जो नीति थी उसको री इमेजिन किया और एक पुनर्कल्पना जो की गई उसमें उन्होंने अपने लिए ज़मीन तैयार कर ली और लालू यादव को ऐसा धक्का दिया कुर्सी से कि आज तक वापसी नहीं हो पाई है। 1-2 दफ़े उनके बेटे तेजस्वी जब सत्ता में आए तो वो नीतीश जी की मदद से ही। ऐसे विचार और ऐसी सोच वाला आदमी अगर खड़ा है मंच पर, राष्ट्रगान बज रहा है, तो क्या वो कुछ इस तरह का करेगा जो कि सेक्शन 124B आईपीसी, हालांकि अब तो वो बीएनएस हो गया है, बदल गया है, उसके दायरे में आ जाता है जिसमें सज़ा 3 साल की हो जाती है। आपका जवाब शायद नहीं में होगा क्योंकि उन्होंने कई दफ़े पद और गोपनीयता की शपथ ली है, केंद्र में मंत्री के तौर पर, रिकॉर्ड 9 बार मुख्यमंत्री के तौर पर, एमएलए के तौर पर, एमपी के तौर पर। वो जानते हैं कि राष्ट्रगान का क्या महत्व है, वो जानते हैं कि जो हमारा झंडा है तिरंगा उसका क्या महत्व है, वो सब जानते हैं। फिर वो कैसे कर सकते हैं? वो बार बार अपने प्रधान सचिव की तरफ मुड़ना, वो बार बार उसे कुछ कहने की कोशिश करना और प्रधान सचिव को देखिए कि वो प्रधान सचिव इतना कॉन्शियस है और होना भी चाहिए कि वो अपने मुख्यमंत्री की तरफ उतना ही ध्यान दे रहा है जितने में उस पर ना आ जाए कि उसने अवमानना की, लेकिन तब भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मेरा प्रधान सचिव भी मुझे आखिर इस तरह से क्यों कह रहा है कि आगे की तरफ देखिए, और ये इशारे वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, हाथ से भी उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है। अजीब स्थिति हो जाती है, अजीब स्थिति हो जाती है अगर कोई इस तरह के सिचुएशन में फंसे जिसमें कि प्रधान सचिव साहब नज़र आ रहे थे। हालांकि उनको लेकर के बहुत सी कहानियां हैं, दीपक जी को लेकर के, और जो बगल में खड़े थे उनकी कहानियां बड़ी दिलचस्प हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही कहानी कि वो बगल में खड़े थे और शायद ये सोच रहे होंगे कि कैसा दुर्भाग्य रहा कि उस दिन कुछ इस तरह का घटनाक्रम घट गया। पप्पू यादव एक ऐसे नेता है जो किसी को बहुत ज़्यादा अहमियत तरजीह देने वाले नेताओं में नहीं माने जाते हैं। वो अपने आप में एक आंदोलन, एक मूवमेंट की तरह चलते हैं। उन्होंने, मुझे ऐसा लगा कि सबसे बेहतर डिस्क्रिप्शन दिया इस पूरे घटनाक्रम का, इस 19 सेकंड वीडियो और उसके बाद की जितनी भी यूँ कह लीजिए कि बातें कही गई। और पप्पू यादव ने जो बातें कहीं, तेजस्वी यादव ने जो बातें कहीं, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो मैं चाहता हूं आप एक बार खुद सुने उसको और तय करें कि दरअसल ये जो घटनाक्रम है इसे देखने का जो नज़रिया है उस नज़रिए से ही बिहार का जो आगे का रास्ता है वो तय होता है। लिहाजा इन दोनों की बातों को सुनिए। ये बड़का झूठा पार्टी, आप लोगों को क्या लगा इसमें? अब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तब बीजेपी अगर खुलेआम बोल रही है कि अपमान नहीं हुआ तो किस बात की ये राष्ट्र के प्रति ये प्रेम दिखाते हैं? यानी फ्रॉड है ये लोग। अब प्रधानमंत्री के तो लाडले मुख्यमंत्री ने किया, तो लाडले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे? देश की जनता प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहती है कि उनके लाडले मुख्यमंत्री ने क्या हरकत किया। कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी नौजवानों का अपमान करते हैं, अब राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। अब आप हर ऐसे इशू को राजनीतिकरण करते रहिए
और अपने को आप राष्ट्रभक्त बन जाइए। तो आप तो कहते हैं कि कानून में नैतिकता नाम की चीज नहीं है, इसीलिए इस्तीफा का कोई मतलब नहीं है। चाहे हम जितना बड़ा बेईमान चोर हो जाए, संविधान में इसकी इजाजत नहीं देता है। और आज यदि नीतीश कुमार जी से कोई भूल हो गई या उम्र के लिहाज से, क्या नीतीश कुमार जी जन गण मन का अपमान करना चाहते थे, या उनकी मंशा है जन गण मन का अपमान करना? तो आप लड़ किससे रहे, बीजेपी से या नीतीश कुमार से? तेजस्वी की बातों में बड़ा स्पष्ट है कि वो चाहते हैं कि ये जिम्मेदारी ली जाए कि अवमानना हुआ है। राष्ट्रगान के वक्त कुछ इस तरह का बिहेवियर जो कि एक तरह से अवमानना के दायरे में आता है। लेकिन पप्पू यादव दूसरी बात कह रहे हैं, और पप्पू यादव जो कह रहे हैं शायद पूरे घटनाक्रम का मर्म वही है। पर वैसे में जबकि जाहिर है कि नीतीश कुमार के वश में जो है वो कर रहे हैं, नीतीश कुमार के हाथ में है जो वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार दौरे पर जा रहे हैं, नीतीश कुमार इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, जो काम नहीं हुए हैं उनको पूरा करने के लिए वो कई दफ़े अधिकारियों के पांव तक छूने के लिए तैयार हो जाते हैं। नीतीश कुमार से जो बात बन पा रही है वो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ और जो उनके साथ लोग हैं उन्हें कुछ खास करने की ज़रूरत है? प्रश्न यहाँ इस बात का नहीं है कि नीतीश जी ने आखिरकार कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया, वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है, लेकिन क्या सामान्य तौर पर इस तरह का नीतीश जी कर सकते हैं या फिर हम या आप कर सकते हैं? और अगर जवाब नहीं में है तो फिर पप्पू यादव की बातों को ध्यान में रखते हुए सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर कोई भी व्यक्ति जिसने जीवन में इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर अभी भी समाज के एक बड़े वर्ग का फेथ है, कोई भी व्यक्ति जो कि आने वाले दिनों में अपनी राजनीति बढ़ाए आगे या ना बढ़ाए, लेकिन एक ऐसे टेम्पलेट को छोड़ करके जा रहा है जिस पर कई दशकों तक राजनीति होती रहेगी। कर्पूरी ठाकुर ने जो राजनीति का टेम्पलेट दिया था वो आज तक चल रहा है, लोहिया ने जो दिया था वो आज तक चल रहा है। जाहिर है कि जो नीतीश कुमार ने टेम्पलेट दिया है वो भी चलेगा। कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है कि वो राष्ट्रीय गान होने लगे और उस वक्त वो कुछ इस तरह का बर्ताव व्यवहार कर जाए जो लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगे? और ऐसे में आज जब वो तमाम लोग आकर कुछ अपने तरीके से कुछ अजीब अजीब चीज़ें साबित करने की कोशिश कर रहे थे जो कहने के लिए तो तमाम लोग हितैषी हैं नीतीश जी के, लेकिन जिस तरह से वो बातें कह रहे थे कि वो स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, इसमें कहीं कोई शको शुबा नहीं है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया है, बिल्कुल किया है। नीतीश जी के जो राष्ट्र भक्ति है, कभी उस पर किसी ने संदेह किया है क्या जो इस तरह के उदाहरण देने की ज़रूरत पड़ रही है? आखिर क्या वजह है कि इस तरह से आप बातें कह रहे हैं? आप समर्थक हैं, कौन सी दिशा में लेकर बहस को जाना चाहते हैं? जब आप खुद कहते हैं कि नहीं वो होशोहवास में पूरी तरह से फिट होकर के अपना काम कर रहे हैं, तो क्या आप कहीं ना कहीं नीतीश जी का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि होशो हवास में तो ये करने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर तो अदालतों में ये मामला जाएगा और फिर नुकसान होगा। जाहिर है बड़े आदमी हैं, तो अगर सामान्य आदमी होते तो बड़ा नुकसान हो जाता। अगर कोई व्यक्ति उस सम्मान को देने के पोजीशन में नहीं है तो उस कानून में प्रावधान है कि उसे माफ होता है, लेकिन फिर बताना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो सम्मान देने की स्थिति में नहीं है। लोग समझ रहे हैं, बहुत आसानी से समझ रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी नीतीश जी दोष देने की श्रेणी में नहीं आते, उन पर किसी तरह का दोष नहीं बनता है। और नीतीश एक सिंबल के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर जिन अति पिछड़ा वोट्स और तमाम वोट बैंक को
अपने साथ मुट्ठी में लेकर चलते हैं। लोग बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से उस वोट बैंक की तरफ देखते हैं जो नीतीश के इशारे पर इधर या उधर होता है। और इसी कारण से आज जब लोग बाग अपने अपने तरीके से इस घटना को रैशनलाइज करने की कोशिश करते नजर आए तो उसमें उनकी वो लोलूपता वो जाहिर हो रही थी। मसला ये नहीं है कि इलेक्शन होते हैं तो किन के नेतृत्व में होते हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में होते हैं या नहीं होते हैं, इलेक्शन के नतीजे के बाद कौन जीतता है, और अगर एनडीए जीतती है तो क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री होते हैं या नहीं होते हैं। ये सब जो है वो दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण बात है। जो पहली बात है वो यही है कि नीतीश जी स्वस्थ सकुशल इस देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, और अगर वो महत्वपूर्ण हैं तो क्या उनके सहयोगी उन्हें इस नज़रिए से देख रहे हैं या फिर वोट कैचर मानते हैं। वोट कैचर तो वो हैं, इसमें कहाँ कोई शक शुबा है, वोट कैचर वो है। लेकिन उसके साथ साथ नीतीश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अपनी एक राजनीतिक यात्रा है जो दशकों सफ़र चल लेने के बाद अब एक सबसे परिपक्व फेज में आ चुकी है। उन्हें दिक्कतें नहीं भी हो सकती हैं, दिक्कतें हो भी सकती हैं। लोगों को जिस चीज़ की चिंता करनी है उस चीज़ की चिंता करनी चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं गलती उनकी ज़्यादा है, और इस 19 सेकंड के वीडियो के ज़रिए नीतीश पर उंगली उठाने से शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि दोष जिन्हें दिया जा रहा है दोष उनका है या फिर उनके साथ जो हैं उनका है? अपने विचार हमारे साथ यहाँ ज़रूर साझा करिए। नमस्कार।